Good morning, students. Today we will do Coulomb's law in vector form. Last time हमने Coulomb's law in scalar form किया था, तो आज हम Coulomb's law in vector form. बेटा वेक्टर क्या होता है जिसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाएगा. तो इसमें Coulomb's law होता किस लिए है? टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज. तो उसमें दो नेचर होते हैं फोर्स के, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव. तो अट्रैक्टिव आपने तभी करना है जब आपको कहा जाए, अदरवाइज आप रिपल्सिव ही करेंगे. जो मैंने आपको लास्ट टाइम में फार्मूला बताया था कि आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव लाइक चार्ज, उसमें रिपल्शन होती है. एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव चार्ज ही हम बताते हैं. अट्रैक्टिव होगा तो दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ कर देनी है क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे कि हम डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे. वेक्टर और स्केलर में क्या स्पेशल होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्या होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आती हैं. तो कल वाला तो आएगा ही आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है आपने कूलम लॉ में. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट. ये भी लिखना जो आज फिर लिख देते हैं, चलो जो कल जिसको कम समझ आइए तो पता चल जाएगा. तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं. इट स्टेट्स दैट, आप खुद लिख लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट स्टेट्स दैट तो लिख ही सकते हैं ना, वो कौन सी बात है. इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जैसे मैं कल लिखा था अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलते हैं. इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज के, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस. बिटवीन ऐसे लिखिए, बिटवीन एनी, कोई भी टू पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि हम Q1 और Q2 लेते हैं पॉइंट चार्जेस. और एट रेस्ट भी बोलना आपने, एट रेस्ट. तो इसमें बेटा जो कल हमने किया था इज डायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब जो न्यूमिनेटर में आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. प्रोडक्ट ऑफ सिर्फ चार्जेस लिख दो, ऑफ द टू चार्जेस जो हैं, जो Q1 और Q2 हैं, इनकी चार्ज वैल्यू. एंड इनवर्सली, इनवर्सली होता है जिसका इफेक्ट उल्टा होता है, बढ़ने से कम और कम होने से ज्यादा होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं, टू द स्क्वायर ऑफ, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है जिसको हम स्क्वायर लॉ बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं, बिटवीन द पॉइंट चार्जेस. वही जो पॉइंट चार्जेस कोई भी जो है. अब पॉइंट चार्जेस की बात आती है कि पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी का जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे चार्ज का जो सेंटर होता है, जहां से बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जहां उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो पॉइंट से ही होती है वहां पे. तो जैसे कि हम पॉइंट चार्जेस दो ले लेते हैं. आज आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जहां पे अगर हम दो पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R ही लेंगे जैसे लास्ट टाइम में लिया था. लेकिन आज आपने क्या करना है, ये डायरेक्शन है, तो ये Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा. ये हम रिपल्सिव फोर्स शो करते हैं. अगर अट्रैक्टिव करेंगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, लेकिन हम दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो रिपल्शन इज द श्योर प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज होते हैं, इसलिए रिपल्शन वाली ही ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है. ये जो है, जैसे कि यहाँ पे ये Q1 Q2 को जो फोर्स लगा रहा है ना, Q2 थोड़ा ऐसे करके जहां लिख देते हैं, इसका नाम लिखेंगे हम एरो के ऊपर, डायरेक्शन है ना, बाहर की तरफ इसको धक्का लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे लिखते हैं, ऊपर डायरेक्शन भी डालते हैं. ये ऊपर एरो जो डायरेक्शन के लिए होता है. जो पहला चार्ज जिसको फोर्स लग रही है वो पहले लिखते हैं, वो जो लगा रहा है उसको बाद में, 2-1. ऐसे ही जो 2-1 के ऊपर लगाएगा उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी. और ये जो वेक्टर का रोल प्ले है ना, इसमें जो इसकी लेंथ लेनी है ये बराबर लेनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर होता है. जितना एक चार्ज फोर्स लगाएगा इतना ही, वही तो हम जहां प्रूव करेंगे. लेकिन डायरेक्शन अगर वो उसको रिपेल कर रहा है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, और वो किस फोर्स से लगेगा, इसका नाम होगा 1-2. एरो इसके ऊपर ऐसे ही डालना लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो सही मायने में जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी. और इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जब हमने इस फोर्स को बताना है तो डायरेक्शन 1-2 ली जाएगी, इसको डायरेक्शन बोलते हैं. ये मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूं, इधर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, R1-2.
1 2 मतलब 1 Q1 से Q2 और ऊपर कैप लगाते हैं, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये आपने जो वेक्टर तो पता ना आपको वेक्टर क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जो कि मेंट फॉर डायरेक्शन होता है फ्रॉम Q1 टू Q2। ये तो आपको लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन ये है कि जिसको फोर्स लग रही है उस चार्ज को पहले लिखते हैं, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, लेकिन डायरेक्शन तो 1 2 की देना पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से जब ये फोर्स इधर लगाएगा तो जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, डायरेक्शन क्लियर करनी होती है वो 2 1 की है, मतलब 2 से 1 की तरफ, ऐसे 2 1 लिखना होता है, 2 1 ऊपर कैप, कैप जो होता है ना, ये जो कैप का निशान होता है इसको डायरेक्शन बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है जो वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर जो है जहां पे वेक्टर का रोल प्ले होगा उसी की सारी इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों फोर्स मैं आपको लिख के देता हूं। इन जनरल ये बात जो हमने कही है अगर इसमें कहनी है तो हम ऐसे डायरेक्शन, मतलब अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है लेकिन हम अलग अलग क्लियर करके आपको डायरेक्शन बताएंगे कि Q1 Q2 के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 के अभी बताते हैं आपको। पहले ऑन द होल ये SI यूनिट्स में इन फ्री स्पेस ही आपने लिखना है, जिसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात जो हो चुकी है उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये जो निशान होता है ना सी की तरह ऐसे डाल के बीच में नॉट, मतलब नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए, तो इसको बोलने में हम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऐसे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, नॉट किसको बोलते हैं, ये जो नॉट होती है तो इसको ऐसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ऐसे बोलने में ये है लेकिन एक्चुअली ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और जहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो इसमें डायरेक्शन भी बताने पड़ेगी आपको। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे ऐसे करके एक एरो लगा देते हैं, ये डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे बतानी होती है, जहां तो कोई क्लियर नहीं है, 1 फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है, Q1 Q2, जहां तो इन जनरल है की, क्योंकि ये जो आर है ना ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन के लिए होता है, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। तो जहां ये एप्सिलॉन नॉट की भी आपको मैं बात बता देता हूं, जहां ये स्पेशल कल भी बताया था, एप्सिलॉन तो बोलने में आता ना कि इस लेटर का नाम क्या है एप्सिलॉन, लेकिन इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिव वर्ड बना है परमिशन से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या आता है, कल भी बता रहा था, एयर जहां वैक्यूम, कि कितनी परमिशन मिलती है एक चार्ज को दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके साथ ही मैं एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है ये है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड खुद 1 होता है लेकिन वो फॉर किसके लिए होता है, फॉर डायरेक्शन। ये मैंने लिख दिया है डायरेक्शन, अभी हम क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने 2 टाइप के यूनिट वेक्टर लिखे हैं, ये जो कैप है ना ये निशान है, जैसे ये है डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो है Q2 टू Q1 इस तरफ, जो Q1 डायरेक्शन ऐसे करेगा और Q2 ऐसे करेगा, ये तो डायरेक्शन क्लियर है, ये सबको पता है, इधर जाना और इधर जाना ये आपस में अपोजिट है, इनको कौन क्लियर करता है, माइनस। तो कैसे माइनस किस करते हैं, तो अभी हम आपको बताते हैं, पहले कौन सी फोर्स बताएं, जी वाले बता देते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जिसमें डायरेक्शन सीधी 1 2 की आएगी। तो देखिए हम आपको बताते हैं, बस यही लिखना इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन क्लियर करनी है, और इससे पता चलेगा कि कूलम्स लॉ जब हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 2 फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगती हैं, होती तो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, उसको बोलते हैं हेंस इट ऑलवेज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कैसे आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को करती है, सेकंड नहीं थर्ड लॉ को, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक उसको रिपेल करता है दूसरा भी रिपेल करता है, और इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए हम पहले ये वाली फोर्स बताते हैं, जहां पे क्लियर करते हैं द इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक, रिपल्सिव बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम रिपल्सिव वाला ही केस करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2, जिसको लग रही ना वो पहले 2 आता है फिर 1 आता है, Q2 ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय, ये बात आपसे मैं क्लियर करता हूं, जो लैंग्वेज में लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से जो आएगा तो उसका नाम बेटा
टू पहले आता है, क्योंकि जिसको फोर्स लगती है वो पहले आता है, जो लगाता है वो बाद में। ये रूल है। और ये डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो जब हम इक्वल टू लिखेंगे, जहां पे एक, क्योंकि ऐसा ही यूनिट में ही सारे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ये 1/4πε0 लगाना पड़ेगा फ्री स्पेस के लिए, जिसकी वैल्यू आपको मैं लास्ट टाइम बता रहा था 9 × 10 की पावर 9 होता है। आज इसकी कोई बात नहीं करनी हमने, लेकिन जहां पे जो फार्मूला जैसे ऊपर लिखा है, जहां भी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अब सारा चक्कर क्या है, इस डायरेक्शन का क्या है, देखो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर करके तो देना पड़ेगी, क्योंकि Q1 जब फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन में कोई गफला नहीं। ऐसे बोलने में गफला हो सकता है कि 2 पहले आ रहा है 1 बाद में, क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लगती है उसको पहले लिखना पड़ता है, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्शन में जो लगा रहा है वही डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अगर इसने उसको धक्का मारना तो डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा 1 2 2 1 2, ये डायरेक्शन क्लियर होगी। तो इसके साथ डायरेक्शन के लिए ये लगाना आपने। अब जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो 1 2 है, इसको हम किसी डायरेक्शन दूसरा पूरे वेक्टर क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां पे हम कामा लगा के या ऐसे करके बता देते हैं कि 1 2 क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, क्योंकि इसका काम ही डायरेक्शन बताना है, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, जो Q1 से Q2 की डायरेक्शन बता रहा है कि Q2 को कैसे फोर्स लग रही है, 1 से 1 फोर्स लगा है, टू डायरेक्शन ये क्लियर करनी है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। आपको इसके लिए जो है कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बस यही लिखना है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या है, और इसकी डायरेक्शन सीधी आएगी 1 2, क्योंकि 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर। अब देखिए दूसरा जो है द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो सिंपली आप फोर्स भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन Q1। अब किसके ऊपर फोर्स बतानी है, Q1 के ऊपर। ये जो Q1 है, इसको ये जहां से जो फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन तो 2 1 की आएगी ना, तो लेकिन नाम ऐसे लिखा जाएगा, जिसको फोर्स लगती है उसको पहले लिखना पड़ता है, ऑन Q1 ड्यू टू होता है की वजह से, Q2 इज। कैसे लिखेंगे, देखो बस लिखने का ही मेथड है, बाकी तो कुछ भी नहीं। आज कितना सिंपल आपको लग रहा है, क्योंकि आपको अगर ये फार्मूला लिखना आता है तो कुछ भी नहीं है ये। तो देखिए 1/4πε, ठीक है। अब इसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये कांस्टेंट आता है जो कि फ्री स्पेस के लिए आता है। और जहां पे बेटा डायरेक्शन फोर्स किसने लगाई है, 2 ने, ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू मतलब की वजह से, 2 ने फोर्स लगाई है 1 पे, तो 2 1 डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए होता है, ये ऐसे। अब ये फ्रॉम क्वेश्चन 1 और 2, आप जहां पे मजे से देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिलेगी। वो क्या है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1 2 की डायरेक्शन ऐसे है और 2 1 की डायरेक्शन ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कोई भी लिख सकता है, जैसे कि मैं कह सकता हूं एज R12 इज इक्वल टू R21। ये अगर मैंने लिखा है तो सामने आपको दिख रहा है कि ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 2 होता है इधर जाना, Q2 1 होता है इधर जाना। 2 1, ये बोले 2 1 लिखा तो 2 1 इधर हो जाएगा। 2 जब है ही इधर है तो वो इधर कैसे हो जाएगा, 2 1 ऐसे, 2 को 1 की तरफ। इसका मतलब दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये कौन डिसाइड करेगा, ये माइनस डिसाइड करेगा। देखो अब ये अगर आपस में 1 2 और 2 1 इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट वर्ड साइन से आता है, तो जब आप ये चीजें जो इसके साथ भी है, इसके साथ इनके साथ अगर लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम लगा भी देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस साइन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 की जगह आप 2 1 लिख सकते हैं और 2 1 की जगह आप 1 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 किस फोर्स को बताता है, 1 2 को, और 1 2 डायरेक्शन किसको बताते हैं, डायरेक्शन की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 की तरफ जाना और 2 से 1 की तरफ जाना, ये तो सामने सामने
कि जैसे बोलते हैं अंधे को भी दिख रहा है लेकिन अंधे को कभी दिखता नहीं है। इधर से जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो तभी समझ आ रही है। 2 1 क्या हो गया, 2 इधर है ना तो 1 इधर है, तो 2 1 की तरफ धक्का मारेगा और 1 जो है वो 2 की तरफ धक्का मारेगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब डायरेक्शन की मदद से हम फोर्सेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके साथ अगर ये सेम चीज है इनके साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं अगर, तो ये आपस में कैंसिल जाएंगे। देखो ना, कभी भी दो टर्म जैसे 2x² और 2y² जब कुछ भी है तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाता। अब ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो इनके साथ ये चीज, ये जो पोर्शन है ये तो बराबर है, लगा भी देंगे, क्या लगाने की जरूरत नहीं। क्या करो, अगर ये ऐसा हो गया है तो इसका मतलब जो R12 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं F21, क्योंकि जो 1 2 है इसकी जगह हम 2 1 लिख सकते हैं। जो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन करता है, इसका 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन करता है, इसका मतलब 1 जो है वो 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। और यही इक्वल टू जहां मैंने लिखा और जहां ये माइनस भी जहां से देख के लिखा, और 2 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 ये 2 1 है सर, 2 1 की जगह हम 1 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 क्या है, 2 जब 1 की तरफ डायरेक्शन मारेगा तो मतलब 2 1 को धक्का मारेगा, तो 2 किसको धक्का मारेगा, 1 को, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगी ना, Q2 Q1 Q2। तो ये जो है F12 को क्लियर करेगा। और ये बात कितनी इंपॉर्टेंट आई है आपको पता होना चाहिए जी। इसको हम ऐसे करके ब्लॉक में रख सकते हैं, दैट इज फोर्स on Q2 due to Q1 is equal and opposite to force on Q1 due to Q2। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही तो पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म हमें यही बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है, टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोलो या सिंपली चार्जेस बोल दो, टू चार्जेस exert force on each other in equal and opposite direction। बराबर लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। दिस मीन्स या हेंस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमें कंक्लूजन क्या निकला, जब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट मतलब लगाते हैं फोर्सेस ऑन ईच अदर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, बराबर अमाउंट में लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस, तो हम कह सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज कूलम्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये ओबेज न्यूटन्स, कूलम तो है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। तो यही तो एक एक्शन हो रहा है, एक चार्ज फोर्स लगा रहा है दूसरे के ऊपर और दूसरा लगा रहा है पहले के ऊपर, तो वो इक्वल एंड अपोजिट, ये दूसरे को लग रही है, ये पहले को लग रही है, दूसरे को पहले की वजह से लग रही है और पहले को दूसरी की वजह से लगी है। मतलब दैट इज मतलब उसका अर्थ क्या हुआ, टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसको बार बार स्टेट करने की जरूरत नहीं। ये था आज बेटा, जिसमें कि डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा एप्सिलॉन हो नॉट हो सकता कल नहीं बताया हो, बोला तो था लेकिन आपको क्लियर नहीं होगा। तो जैसे कि वेक्टर फॉर्म में किया, वेक्टर फॉर्म इज मोर, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, तो उसको हमें डिस्कशन करने के लिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के चक्कर में रहे, क्योंकि उसी में पूछा जाता है। तो इसमें तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है, या हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स, हाउ विल यू शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तब हम समझ जाएंगे कि हमें वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वो सारा पता चल जाएगा। तो क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, वही स्टेटमेंट है जो स्केलर फॉर्म में की थी, सिर्फ जहां पे हमने बता दिया कि जहां कैप का इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्शन का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, डायरेक्शन आके जहां क्लियर हुई, जब हमने यही दोनों फार्मूलों की इंपॉर्टेंस है। ये फोर्स ऑन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है तो डायरेक्शन 1 2 की आएगी,
क्योंकि अगर 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर तो 1 से 2 ही तो जाएगा ना धक्का। जैसे कि मैं 1 हूं, इधर हाथ 2 है तो ऐसे करेगा, धक्का मारेगा, जाएगा नहीं, एट रेस्ट ही रहेगा, लेकिन उसकी इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। फिर 2 जो है वो 1 की तरफ जाएगा ऐसे, तो 2 1 आएगा। इसलिए 1 जब 2 को रिपेल करेगा तो 1 2 लिखा जाएगा, 1 2 ऐसे डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 है, जब Q1 के ऊपर लग रही है तो 2 आएगा, 2 इस साइड है, 2 1 ऐसे डायरेक्शन ऑफ अल्टो होगी। तो ये 2 1 आएगा, जहां पे 2 1 लग रही किसको, 1 को, फोर्स में ऐसे लिखते हैं। तो ये ऊपर ये फर्स्ट और सेकंड से सारा डायरेक्शन की मदद से हमने काम कर दिया, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से सारे जानते हैं कि 1 का 2 की तरफ जाना और 2 का 1 की तरफ जाना, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, बीच में माइनस लगा दिया और इसी की जहां से वैल्यू भरती है। जैसे R1 2 की जगह हम 2 1 लिख सकते हैं। ये साथ में अंडरस्टूड है, इसके साथ लगाएंगे तब भी कैंसिल हो जाएंगे, इस पोर्शन की बात करने की जरूरत नहीं। ये दोनों साइड अगर लगा भी देंगे तो कट जाएंगे। तो मतलब कि ये सारा ही सपोज लो, इसकी 1 2 की जगह हम 2 1 लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, इसको इसके ऐसे, इसको एज मतलब ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 2 1 है, अगर ये 2 1 है तो इसके साथ यही भी समझ लो कि इसके साथ ही है, पूरे की वैल्यू की जगह हम 1 2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना एक चार्ज फोर्स लगाएगा इतना ही दूसरा। ये था आज का वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपको मेन पता चला कि डायरेक्शन का क्या रोल प्ले है। ये था आज का वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर फॉर्म इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द स्केलर फॉर्म, ये बात आपने ध्यान रखना।